हाय गाइस, आई एम अभिषेक सक्सेना, को-फाउंडर ऑफ ओमनीकार्ड। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको फिनटेक में शायद ही कोई हो जो नहीं जानता हो, बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट ही इज़ अ फादर ऑफ आईएमपीएस। ही इज़ द वन हू स्टार्टेड रियल टाइम सेटलमेंट, जो 4 घंटे 6 घंटे इनफैक्ट एक दिन लगता था, उसको कैसे रियल टाइम में सेटल किया जाए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा थॉट था। और उस थॉट को ना कि सिर्फ उसको प्रूफ किया, बट आगे जाके उससे कैसे यूपीआई बना वो आज जानेंगे। सो वेलकमिंग राम सर, वी आर सो डिलाइटेड दैट यू आर हियर। थैंक यू अभिषेक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट जब मैं स्टेट बैंक में था तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उनका मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज एसबीआई फ्रीडम में लॉन्च करूँ। तो उस लॉन्च करने के बाद में एनपीसीआई से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भारत के लिए डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो एनपीसीआई है उसमें एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो, क्योंकि जो मिलेनियल्स हैं उनको हर चीज़ तुरंत चाहिए, वो वेट नहीं कर सकते। और ऐसे टाइम पे जो हमारा पेमेंट सिस्टम था एनईएफटी, उसमें आपके अकाउंट से पैसा तो तुरंत डेबिट हो जाता था, लेकिन आपको मिलता था 2 घंटे 3 घंटे के बाद। अब ऐसी सिचुएशन है कि कोई आदमी इमरजेंसी के लिए अगर पैसे भेजता है तो 2 घंटे तो नहीं वेट कर सकता है। तो हम लोगों को ये बोला गया एनपीसीआई में कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें बैंकों को कोई चेंजेस नहीं करने पड़े। जो बैंक के पास में एटीएम का प्रोटोकॉल है ISO 8583, उसी के ऊपर सिस्टम बनना चाहिए और इंस्टेंट पेमेंट होना चाहिए। और टारगेट दिया गया कि आपको खाली 30 सेकेंड्स में पेमेंट जाना है। तो ये रियल टाइम पेमेंट पहली बार पूरे वर्ल्ड में एनपीसीआई ने रोल आउट किया 22 नवंबर 2010। उस टाइम पे जो भी दूसरे पेमेंट सिस्टम थे वो नियर रियल टाइम थे, मतलब कि आपका अकाउंट डेबिट होगा इमीडिएटली, बट पैसा आपको कुछ मिनटों बाद मिलेगा। करेक्ट। तो वो एक्चुअल माने में रियल टाइम पेमेंट नहीं थी। करेक्ट। पर जब आईएमपीएस बना तो हमें अकाउंट को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी मुश्किलें होने लगी, क्योंकि हमने बोला था कि हमने एक MMID का कंसेप्ट बनाया जिसमें अकाउंट को मोबाइल नंबर से मर्ज किया। तो जब एक्चुअल जो प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे प्रीपेड मोबाइल नंबर्स होते हैं लोगों के, जो हर 3 महीने 4 महीने में चेंज हो जाता है, तो MMID वो हमें मिल नहीं पा रहा था। फिर हमने क्या किया कि अकाउंट और IFS कोड का कॉम्बिनेशन बनाया। अब वो IFS कोड ब्रांच को डिनोट करता था। अब लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनकी ब्रांच का IFS कोड क्या है, तो वो प्रॉब्लम आने लगी। बट इट वाज वेल टेकन बाय द सिस्टम। और आज की तारीख में 700 बैंक और PPIs जो हैं वो IMPS को यूज करते हैं रियल टाइम पेमेंट भेजने। करेक्ट। अब हमें जो प्रॉब्लम आई उनको हमें सुधारने के लिए हमने ये सोचा कि IMPS को एक नए मैसेजिंग प्रोटोकॉल पे लाया जाए जिसको 20022 बोलते हैं, जो XML पे होता है, जिसमें सेंड रिक्वेस्ट के साथ साथ हम कलेक्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, मैसेज फॉर्मेट हम 200 वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने किसी को पैसे भेजे हैं तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि हमने पैसे क्यों भेजे। तो वो IMPS प्लस करके एक प्रोजेक्ट हमने बनाया जिस पे हम काम करने लगे। तो जनवरी में हमने वो लॉन्च किया, जनवरी 2013 में, और उसका नाम रखा UPI, जिससे कि पब्लिक को कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट। बट एक चीज जो बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि UPI आज भी मोबाइल चैनल पे ही चलता है। करेक्ट। बाकी चैनलों पे वो नहीं चलता है। और IMPS जो है वो चैनल एग्नोस्टिक है। करेक्ट। वो इंटरनेट बैंकिंग पे भी चलता है, वो मोबाइल पे भी चलता है, वो ब्रांच में भी चलता है। तो B2B जो पेमेंट्स हैं, जहाँ पे 1 डेबिट मल्टीपल क्रेडिट है या मल्टीपल क्रेडिट 1 डेबिट है, ऐसे केस में UPI आज भी काम में नहीं आ रहा है। करेक्ट। वहाँ पे IMPS इज स्ट्रीट सक्सेसफुल। करेक्ट। नो सर, एक्चुअली आपने काफ़ी अच्छा कवर कर दिया, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि UPI, क्योंकि UPI सब लोग समझते हैं, IMPS अभी उतना पॉपुलर नहीं है, बट
बहुत कम लोग जानते हैं कि IMPS के ऊपर ही ये यूपीआई क्रिएट हुआ है, और यूपीआई क्रिएट करने के पहले जो थॉट था रियल टाइम पेमेंट का, वो एक्चुअली IMPS है, और यू आर द चैम्पियन और यू आर द फादर ऑफ IMPS, सो थैंक यू सो मच फॉर एलैबोरेटिंग दैट। सर इसी में जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि सर जब एक एक दिन लगता था सेटलमेंट करने में, 6-6 घंटे लगते थे सेटलमेंट करने में, वहाँ पे ये रियल टाइम सेटलमेंट करना, बिकॉज ये थॉट सारा बता रहे 2010 में हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, और आज भी कितनी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड नेशंस भी हैं जो आज भी रियल टाइम नहीं कर पाए हैं। तो उस इतने अर्ली स्टेज में सर ये थॉट कैसे आया, और आज हम देख रहे हैं वो थॉट एक रिवोल्यूशन की तरह बन गया है, बट ये थॉट सर आया कैसे? उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि कंट्रीज जो जिन पे लीगेसी सिस्टम्स नहीं हैं उन्हें सिस्टम्स बनाने थे, ओके, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उसमें लीगेसी सिस्टम्स ऑलरेडी बने हुए थे। करेक्ट। दूसरा क्या था कि जितने भी सेंट्रल बैंक है पूरे वर्ल्ड में, उनका एक रेगुलेटर है जिसको हम बोलते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। करेक्ट। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने गाइडलाइंस लिखी थी कि हम इंस्टेंट सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके। तो उसको लेते हुए हमने एक यूनिक जो डेवलपमेंट किया, वो आज की तारीख में कोई बीट नहीं करता है। वही सर, इंटरनेशनल लोगों ने आइडिया भले स्टैंडर्ड बनाया, बट इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक इंडिया ने जिस तरह से किया है और उसको जो अब स्केल करा है, तो आज सर आप लोगों ने जो न्यू रखी थी, आज उस यूपीआई ने मास्टर कार्ड और वीज़ा सबको पीछे कर दिया है। तो सर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। और इसमें हमने एक चीज़ देखी कि सभी लोग जो इससे जुड़े, इस अभियान से जुड़े हुए हैं, सभी में एक इंटेंट था कि हमें कंट्री के लिए कुछ करना है, एक अपॉर्चुनिटी जो मिली है। करेक्ट। और यही चीज़ हमको आगे बढ़ाती गई कि हमने पहले ये बनाया प्रोग्राम, IMPS बनाया, उसके बाद में UPI आए, UPI के बाद में हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें AEPS आधार बेस्ड सिस्टम बनाया, और आज की तारीख में आप देखिए कि विद इन सेकेंड पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से कोविड के टाइम पे करेक्ट। गवर्नमेंट ने पैसा भेजा लोगों को। करेक्ट। 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 और इसमें हमें बैंकों का बहुत बड़ा सहयोग मिला है, जिन्होंने आगे बढ़ के और इसको सक्सेसफुल बनाया। सर बैंकों से कनेक्टेड ही क्वेश्चन है, जब आप ये सर IMPS और ये सब बना रहे थे रियल टाइम, बैंकों का सर क्या रिस्पांस था? बिकॉज उनके लिए तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट था, और आई थिंक उनको ये अडॉप्ट करने में काफ़ी चैलेंजेस भी आए होंगे। पहले तो माइंडसेट चेंज करना था उनका ये कहना था कि ये बैंकिंग का पार्ट नहीं है, ये सर्विसेज है। दूसरा ये था कि उनको कि हमें अपने लेवल पे कुछ नहीं करना है। तीसरा क्या है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कैपेसिटीज इन लोगों की बैंकों की लिमिटेड है, या दे वर ड्रिवन बाय सर्विस प्रोवाइडर ऑफ कोर बैंक। तो इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा था कि हमें भी लगता था कि हम ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट लाए जो टाइम से पहले आ गया। करेक्ट। करेक्ट। बट इसमें जो यूजर्स थे उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने फोर्स किया बैंकों को कि अगर आप UPI नहीं रखोगे तो हम दूसरी बैंक में मूव कर जाएंगे। इसलिए आज की तारीख में भारतवर्ष में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो UPI के सर्विसेज ना दे पाए। और इसमें मैं RBI की फोरसाइटेडनेस को और भी सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये बताया कि जो बैंक अकाउंट नहीं रख सकते, क्योंकि उस टाइम PMJDY अकाउंट स्कीम नहीं आई थी, उनके लिए PPI करके एक नई उन्होंने मोबाइल वॉलेट ऑपरेटर्स को लाए। करेक्ट। और उन ऑपरेटर्स ने जो डिजिटल पेमेंट है पर्सन टू पर्सन, उसको सक्सेस करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। करेक्ट सर, इनफैक्ट आपने PPI का नाम लिया है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट फॉर द व्यूअर्स। तो सर PPI कंपनीज आज की डेट में अपने आप को बड़ा ही स्टैंडर्ड फील कर रही हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस जगह स्केल है, क्या इसका और यूज़ केसेस है, या उनका फ्यूचर क्या है। तो सर PPI इस पे आप कुछ अपना व्यू रखना चाहें? देखिए, NPCI का काम है कि वो गार्ड रेल आपके लिए बना के दे। NPCI ने डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क किया। करेक्ट। अब PPI को देखना पड़ेगा कि उसका जो क्लाइंट बेस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे एक PPI E-Route टेक्नोलॉजीज करके है, जिन्होंने ये देखा कि हम किस तरह से इस एक्सपेंस मैनेजमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो RBI ने उनको प्रीपेड कार्ड इशू करने की जो अप्रूवल दी,
उसको हम आगे बहुत आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जो बैंक अकाउंट नहीं कंफर्टेबल कर पा रहे हैं, उनको हम लोग वैल्यू कार्ड दे सकते हैं। और भारत सरकार की जो योजना है वन नेशन वन कार्ड, इसमें मल्टीपल ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो प्रीपेड कार्ड है, ये बहुत ही सक्सेसफुल माध्यम होगा। ओके सर, एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है फिनटेक की इंडस्ट्री में कि जो रेगुलेशन है वो इनोवेशन को कंट्रोल करता है, मतलब एक तरह से कहा जाए इसको कर्ब करता है। तो आप इस बात को सर कितना मानते हैं, आपका क्या? मैं बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इसके लिए हमें हमारा एनपीसीआई का बोर्ड यही कहता था, कोई भी जो प्रोडक्ट आप बनाते हो वो कस्टमर के लिए सिंपल होना चाहिए। सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ये हमें टैगलाइन दी गई थी। कहते हैं कि आप कस्टमर को तो ये बताओ कि कैसे बिना ज़्यादा इंटरफेरेंस के वो उस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। कस्टमर विल डिसाइड दैट वो उसको कहाँ यूज कर रहा है, कस्टमर विल डिसाइड दैट हाउ मच ही इज विलिंग टू पे। तो ऐसे सिचुएशन में हम इनोवेशन, रेगुलेशन जो है वो आपकी ग्रोथ को चैनलाइज करता है। तो अगर हम रेगुलेशंस को पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। अदरवाइज जो सिस्टमिक स्टेबिलिटी है, वहाँ पे आपका इनोवेशन उसके पैरेलल चल रहा है कि उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये रेगुलेटर से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। नहीं, करेक्ट है। सो आई थिंक सर मे बी वो कंपनीज हैं जिन्होंने शायद बिना रेगुलेशन को समझे कुछ इनोवेशन को लाया और बाद में उस इनोवेशन को रेगुलेशन में फिट करने की कोशिश की, तो शायद ये वो कंपनीज हैं। तो अगर सर मान लीजिए कोई फिनटेक बाहर से आ रही है, इंडिया के बाहर से आ रही है, उन्होंने वहाँ पे कुछ अच्छा डेवलप किया है और अब वो इंडिया में लेके आ रहे हैं और बाई चांस रेगुलेशन उसको वैसा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें सर वो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, आरबीआई ने एक एसआरओ स्ट्रक्चर बनाया है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने फेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया है। जी, आप चेयरमैन भी हैं फेस के। तो फेस का काम ये है कि जो नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, फिनटेक है, अगर उनके पास कोई इनोवेशन है तो उनको जाके बात करें और उनको बताएं कि इसको आप किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो जो आप इंडियन इकोसिस्टम को सूट करता। ओके। और फेस का ये भी काम है कि अगर कोई इनोवेशन है तो वो आरबीआई के सामने उसको प्रेजेंट करवा सकते हैं और आरबीआई आपको वो सैंड बॉक्स भी दे सकता है जिससे कि आप उसको उनके सामने प्रूव कर सकें। ओह नाइस। सो इट मीन्स कि वो कंपनीज जो रेगुलेशन उतना शायद नहीं समझ पाए थे जब वो प्रोडक्ट बना रहे थे, या वो कंपनीज बाहर से आ रहे हैं, तो उनके लिए एक फेस इज चैनल जिससे वो अपनी बात आरबीआई तक पहुंचा सकते हैं। फेस की मेंबरशिप ले लें। और फेस का काम नॉट यही है, फेस का काम ये भी है कि वो आपको फंडिंग में भी मदद करते हैं। कई बार वो इन्वेस्टर्स के साथ में आपका फेस टू फेस करवाते हैं। नाइस। हाँ, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, उनको इंडिया का आउटलुक समझना होता है, बट वो फाउंडर्स की बात नहीं सुनते हैं। दे वांट सम ऑर्गेनाइजेशन और स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो आई थिंक फेस वहाँ पे उनके लिए फेस बन सकता है। हम लोग फेस हर महीने हर सिटी में जाके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पे आरबीआई के सीनियर ऑफिसर्स को हम फिनटेक के साथ में इंटरेक्ट करवाते हैं, सो दैट वो सीधा अपनी बात आरबीआई तक पहुँचा सके। ग्रेट सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। सो सर बिजनेस आप देख रहे हैं, हमने डिजिटाइजेशन बहुत किया, यूपीआई आज बच्चा चला रहा है, इनफैक्ट बुजुर्ग भी चला रहे हैं, जेनजीज, मिलेनियल सब यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। बट जब सर ये बिजनेसेस की बात आती है, आज भी सर वो उन्हीं एक्सेल शीट्स और पेमेंट वो एम्प्लॉय अपने अकाउंट से कर रहा है, फिर वो किसी तरह भेज रहा है, और ये पूरा एक रिकन्सिलेशन प्लस कंट्रोल, ये पूरा आज भी मैनुअल ही है सर, ये अभी उतना डिजिटाइज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सर आप कुछ कहना चाहेंगे उन ऑर्गेनाइजेशन को और क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं? हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमें वहाँ पे एजेंटिक एआई को यूज करके इस तरह का डैशबोर्ड अपने मेंबर बैंक्स को और पीपेज को देना चाहिए जिससे कि वो फास्टर डिसीजन दे सके।
20 बिलियन ट्रांजैक्शंस महीने में यूपीआई में होते हैं। जी। अगर आप इन टर्म्स में देखिए तो पर डे 800 से 900 मिलियन ट्रांजैक्शंस चले जाते हैं। जी। ऐसे में हमारे अगर उसी स्पीड से हम रिकॉन नहीं करते हैं तो फ्रॉड होने के चांसेस हैं। करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी इज ए इनेबलर। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी हमको सूट करती है, किस करती है, और कस्टमर एजुकेशन इज आल्सो नेसेसरी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने जो कलेक्ट रिक्वेस्ट है वो P2P में थोड़े दिनों पे ये बंद किया हुआ है अपने। हाँ जी। सो यूपीआई में ये सब चेंजेस बीच बीच में आते रहते हैं। तो सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट अभी कवर किया कि फ्रॉड को कैसे कर्व किया जाए, कैसे एजेंटिक एआई वो ट्रांजैक्शंस पे बैठ के ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन ही डिसाइड कर ले कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो वो तो आई थिंक पेमेंट कंपनीज, पीपीआई, बैंक सब अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे यूपीआई फॉर पीपल ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, क्या ये यूपीआई फॉर बिजनेस करके कुछ ऐसा आपको दिख रहा है कि ये सक्सेस होने वाला है, या कुछ कंपनीज ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं इस सेगमेंट में? देखिए, आपको जब आप ट्रांजैक्शन साइकिल बनाते हैं तो आपको सेंडर से पैसा रेमिटर के अकाउंट में चाहिए। जी। आईएमपीएस और यूपीआई दोनों 30 सेकंड के अंदर भेजते हैं। करेक्ट। 27 सेकंड के अंदर। हाँ, पैसा रियल आता है। टाइम। तो अगर आप सारे ट्रांजैक्शंस जो यूपीआई पे डाल दोगे तो यूपीआई की प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो बैंक पे है वो बैंक भी चोक हो जाएगी। जी। तो जो ट्रांजैक्शन नॉट रियल टाइम है, ऐसे में अगर वो ट्रांजैक्शंस कॉर्पोरेट्स जो B2B करना चाहते हैं वो मूव करें आईएमपीएस प्लेटफॉर्म पे, या अभी एनपीसीआई की एक सब्सिडरी आई है भारत कनेक्ट पे करें, तो हम आईएमपीएस इंटरनेट चैनल पे उसको हम ट्रांजैक्शंस को मूव कर सकते हैं। करेक्ट। और वहाँ पे आईएमपीएस को यूज करते हुए हम बल्क अपलोड की फैसिलिटी कर सकते हैं। सो जो उनके पीओ पेमेंट्स हैं और जो उनके बिल पेमेंट्स हैं वो सारे हम क्लब करके एक साथ वो आपने भी नोटिस किया होगा कि पहले जो यूपीआई से बिल पेमेंट होते थे तो सारे के सारे अब वो आईएमपीएस पे भारत कनेक्ट पे ऊपर मूव कर गए। करेक्ट। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम यूपीआई को वहाँ यूज करें जहाँ यूपीआई की जरूरत है। अगर ये चीजें आपको फ्री ऑफ द सर्विस मिल रही हैं तो हम 1 रुपए की आज जो पेटी ड्राफ्ट ट्रांजेक्शन्स हैं वो ना करें हम इस पे, कि और वो जो बैंडविड्थ बचती है उसको हम किसी प्रोडक्टिव यूज में लगाएं। ओके, ग्रेट सर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को एक बहुत बड़ा इंसाइट आज मिला होगा कि यूपीआई कैसे बना था। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अभिषेक। मेरे लिए बड़ा नॉस्टैल्जिक था कि जो मैंने 10 साल पहले जो किया था आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं। 10 साल नहीं सर, अब तो 20 साल हो गए। 2010 में आप बता रहे हैं सर एनपीएस। 15 साल पहले 15। हाँ करेक्ट, 15 साल। आज की तारीख में भी रेलेवेंट है, जबकि इनोवेशंस में हैं वो चेंज होते रहते हैं। सर रेलेवेंट नहीं है, कुछ तो लग रहा है सर ये और बढ़ता जा रहा है। मतलब सो यूपीआई तो उससे एक बनाई, बट आईएमपीएस अपने आप में आज भी, अगर हम जब भी फंड ट्रांसफर और इस तरह के मूवमेंट आते हैं तो आईएमपीएस आज भी सबका पहली चॉइस है बिकॉज ऑफ द रियल टाइम। और आपको ये भी जान के अच्छा लगेगा कि आईएमपीएस की लिमिट 5 लाख है। करेक्ट। दूसरा जो इनवर्ड रेमिटेंस फॉरेन से आता है वो सारा आईएमपीएस में मूव होके जाता है। ओह नाइस। और जो फ्रॉड परसेंटेज है आईएमपीएस पे वो काफ़ी कम है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जो टेक्निकल डिक्लाइंस हैं वो 0.1% से भी नीचे। वाह। नो सर, वो इनोवेशन जो आपने बनाया है वो आज भी चल रहा है और आगे आने वाले टाइम पे भी चलता रहेगा। सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात मिलके। आपको बहुत बहुत थैंक यू।